हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सिग्निफिकेंस सब फील्ड ऑफ पोल साइंस। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होती है? एक सब फील्ड होती है पोल साइंस की, जो कि फोकस करती है कंपेयर करने में पॉलिटिकल सिस्टम्स को। पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि इंडिया में क्या डेमोक्रेसी है, ठीक है। अदर कंट्रीज में भी डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, ठीक है, कम्युनिज्म, ठीक है। और क्या होता है? ऑटोक्रेसी भी हमें देखने को मिलती है कहीं पर, जैसे कि साउथ कोरिया में क्या है? ऑटोक्रेसी है, यानी कि किसका रूल है? एब्सोल्यूट जो पावर है किसके हाथ में? किंग के हाथ में। ठीक है। तो इन सब चीजों का कंपैरिजन करने में हमें क्या हेल्प करती है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हेल्प करती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का कंपैरिजन करने को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? जैसे कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज और रीजन। प्रोसेसेस एंड बिहेवियर्स क्या होते हैं? जैसे कि देखो, पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया में कैसा है कि लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं। तो ये वोटिंग प्रोसेस, ठीक है, इन सबको स्टडी करने में हेल्प करती है हमारी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कैसे स्टडी करने में? कंपैरेटिव बेस पे। कंपैरेटिव बेस पे कैसे हम क्या कर के देखेंगे कि जो इंडिया में कैसा प्रोसेस है वोटिंग का, वोटिंग सिस्टम इंडिया में कैसा है। ठीक है। वोटिंग सिस्टम इंडिया में क्या है? वो होती है, मशीन्स होती हैं, उन पे जाके वोट करते हैं। अगर आप कंट्रीज में देखोगे, फॉरेन कंट्रीज में, बाहर के स्टेट्स में देखोगे, तो बैलेट पेपर से भी वोट होता है। ठीक है। तो एक कंपैरिजन करने में हमें हेल्प करती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। The purpose of comparative politics is to identify pattern, understand differences and similarities, and develop theories about how political function evolve. क्या पर्पज है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का? ये पर्पज है कि समझ अंडरस्टैंड करना डिफरेंसेस। ठीक है। क्या डिफरेंस है हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में? कोई भी कंट्री आप ले सकते हो, कोई भी कंट्री के दूसरी कंट्री से जो क्या पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, कि वहां पे क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज, यानी क्या चीजें जो है सेम है, क्या चीजें जो है अलग है। ये इस चीज को क्या, कैसी पॉलिटी जो है वहां की फंक्शन कर रही है। ठीक है। इन सब चीजों को हेल्प करती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने पढ़ा, एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे। कंपैरेटिव गवर्नमेंट उस फील्ड इज लिमिटेड टू कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। तो कंपैरेटिव गवर्नमेंट में हम क्या करते हैं ना, कि सिर्फ हम गवर्नमेंट का ही कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है। कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे लोगों के पास क्या राइट्स है? इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो लोगों के पास क्या है? राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, बहुत डिफरेंट टाइप की राइट्स हैं। बट जहाँ पे ऑटोक्रेसी है, ठीक है, जहाँ पे तानाशाही है, जहाँ पे सिर्फ जो है एब्सोल्यूट मोनार्की है, जहाँ पे, ठीक है, मान लो जहाँ पे सिर्फ राजा का रोल है, ठीक है, किंग का रोल है, जहाँ पे सिर्फ, तो पावर किसके हाथ में? किंग के हाथ में है। तो वहां पे जो इतनी फ्रीडम नहीं होती है लोगों को, जैसा किंग कहेगा वैसा ही होता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट Comparative study of government, comparative politics is concerned with the study of all forms of political activity, government as well as नॉन गवर्नमेंटल। अब देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या करते हैं हम? हर फॉर्म की स्टडी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंटल हो, मतलब डेमोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, फेडरलिज्म, इन सब के बारे में तो हम पढ़ेंगे। एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल। नॉन गवर्नमेंटल क्या होती है? जैसे कि क्या क्या होते हैं? सोसाइटी के बारे में, ठीक है, वोटिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है, कि मतलब जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके बारे में, हर मतलब हर चीज के बारे में, सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड ही नहीं, सोसाइटी रिलेटेड भी, कैसे जो लोग हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन, जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन कैसे हो रहा है पॉलिटिक्स में। ठीक है। लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। अब कंपैरेटिव गवर्नमेंट और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बीच में हम एक डिफरेंस देख लेते हैं। कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, यानी पुरानी अप्रोच है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक मॉडर्न अप्रोच है, यानी मॉडर्न टाइम अप्रोच है। क्योंकि देखो कितना स्कोप जो है वाइड हुआ है। पहले सिर्फ क्या कर रहे थे हम? सिर्फ कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट्स को कंपेयर कर रहे थे आपस में, ठीक है, उनके जो मतलब स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हमने क्या ऐड ऑन किया है? और चीजें भी बहुत सारी जो है ऐड ऑन हुई हैं। जैसे कि जो है हम अब जो है हम सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं, कैसे लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेस में। ठीक है। वोटिंग सिस्टम भी आ गया है, कि वोट भी लोग कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या एक नॉर्मेटिव अप्रोच फॉलो करती है। ठीक है। नॉर्मेटिव अप्रोच का मतलब क्या है? कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के बारे में जब स्टडीज हो रही थी, ठीक है, तो थिंकर्स उन्होंने क्या की थी? नॉर्मेटिव अप्रोच का यूज किया था। नॉर्मेटिव अप्रोच क्या होती है? कि मान लो हमने इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, और जो है किसी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, तो दोनों गवर्नमेंट के बारे में क्या थ्योरीज देना, उसको क्या कहते हैं? हम नॉर्मेटिव अप्रोच कह रहे हैं। कुछ फैक्ट्स के ऊपर जो है सिर्फ थ्योरीज देना, कोई साइंटिफिक मतलब उस चीज का कोई प्रूफ ना होना, साइंटिफिकली कोई चीज प्रूफ ना करके सिर्फ थ्योरीज देना, उसी को हम नॉर्मेटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है। सिर्फ स्टडी क्या करते हैं? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की करते हैं, इनफॉर्मल, सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ फॉर्मल, यानी कि पॉलिटिकली जो इन्वॉल्वमेंट था सिर्फ हम वही स्टडी कर रहे थे।
बल्कि इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम क्या देख रहे हैं कि साइंटिफिक और एनालिटिकल यानी एनालिटिकल स्टडीज भी हो रही है, साइंटिफिक भी चीजें जो है, साइंटिफिकली भी चीजों को स्टडी किया जा रहा है। साइंटिफिक कैसे स्टडी किया जा रहा है? सिर्फ फैक्ट बेस्ड स्टडी नहीं हो रही है, डाटा भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, डाटा वगैरह भी यूज किए जा रहे हैं टू प्रूव देयर पॉइंट्स। इसमें हम ऑल स्ट्रक्चर फंक्शन प्रोसेस, मतलब मैंने बताया ना आपको कि स्कोप जो है बहुत ज्यादा वाइड हो गया था इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है, इसमें हम सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन भी देख रहे हैं। जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी वो कहते हैं यूरोसेंट्रिक थी। यूरोसेंट्रिक का मतलब ये है कि पहले क्या हुआ करता था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, ब्राजील, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ये सब क्या करती थी, एक पावर इंजॉय करती थी, ठीक है, सुप्रीम पावर इंजॉय करती थी। मतलब ये जो डेवलप नेशन थे जो अपने आप को बहुत अच्छा महान मानते थे, ये सब फ्रांस, जर्मनी, ये सब, ठीक है। तो यूरो सेंट्रिक यानी, तो लोग क्या करते थे, लोग नहीं मतलब जो थ्योरीज बनाते थे, ये जो मतलब जो स्कॉलर्स थे, ये क्या करते थे, सिर्फ जो है डेवलप्ड जो कंट्रीज थी ना, जो डेवलप्ड नेशंस थे, सिर्फ इन्हीं के बारे में जो है, इन्हीं के जो है गवर्नमेंट को या इन्हीं की चीजों को कंपेयर कर रहे थे, वहां की पॉलिटिक्स को कंपेयर कर रहे थे। जो डेवलपिंग नेशंस थे उस टाइम पे, जो डेवलपिंग नेशंस थे, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, ठीक है, उन सब पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। सिर्फ जो अप्रोच थी कि यूरोसेंट्रिक थी। पर जो मॉडर्न अप्रोच थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, हम जो है अप्रोच हमारी क्या थी, वर्ल्ड सेंट्रिक थी, यानी कि जो है डेवलपिंग नेशंस भी हम देख रहे थे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को भी देख रहे थे, ठीक है। अब इससे क्या हेल्प हुई कि जब हम डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज पे शिफ्ट हुए, खाली जो है डेवलप्ड कंट्रीज को ना देखे, ये हेल्प हुई कि हमें पता चला कि डेवलपिंग जो नेशंस है, जो डेवलप हो रही हैं कंट्रीज, वो ऐसा क्या कर रही हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हो रही है वो ऐसा क्या कर रही हैं जिससे वो डेवलप्ड हो रही है, यानी ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट वो कर रही हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऐसा क्या नहीं कर रही हैं, ठीक है, क्या उनकी लैक कर रही हैं, कहाँ पे वो, क्या कमियां हैं उनके जो सिस्टम में, जिसकी वजह से वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही है। तो ये सब चीज समझने में हमें क्या हेल्प करती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मैंने आपको बताया, जैसे कि ट्रेडिशनली जब इनिशियली ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे स्टडी स्टार्ट हुई थी तो क्या था, लिमिटेड था बहुत ज्यादा स्कोप, ठीक है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडीज हो रही थी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडी हो रही थी, ठीक है। Revolutionary change after Second World War in respect of its scope today, comparative politics has a very wide scope, which includes the study, analysis, and comparison of all political process, political activities, and power relation found in every part of the globe. ठीक है, तो पहले क्या स्कोप था इसका, लिमिटेड था, ट्रेडिशनली लिमिटेड था, सिर्फ हम गवर्नमेंट का कंपैरिजन कर रहे थे या कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन कर रहे थे कंट्रीज के, ठीक है। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब न्यू स्टेट इमर्ज हुए और डेमोक्रेसी आई, ठीक है, डेमोक्रेसी भी आई, जब लोगों ने फ्रीडम मांगना स्टार्ट किया, ठीक है, कि हमें राइट टू वोट चाहिए, हम जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद चुनेंगे, तो उस टाइम पे क्या हुआ, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो है एक न्यू चीजें बहुत सारी ऐड हुई कि सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन, कि लोगों को कंट्रीब्यूशन जो है ऐड होने लगा, कि लोग भी जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में जो है कंट्रीब्यूट करने लगे, अपने राइट्स के लिए डिमांड करने लगे। और इन्हीं चीजों को हम किसमें पढ़ते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। स्टडीज होने लगी, एनालिसिस होने लगे, ठीक है, कंपैरिजन होने लगे, सब चीजों का, पॉलिटिकल प्रोसेस का भी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का भी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड हिस्टोरिकल ओवरव्यू। अब हम इसमें पूरा एवोल्यूशन देखेंगे, कैसे ओरिजिन हुआ, ठीक है, कैसे स्टार्ट करते करते हम मॉडर्न अप्रोच तक पहुंचे। द ओरिजिन ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। थिंकर्स थे एरिस्टोटल, निको मैकियावेली, ठीक है, जॉन लॉक, मैक्स वेबर, जिन्होंने स्टडी किया। तो जो मेजरली हमें इसमें पढ़ना है एरिस्टोटल का पढ़ना है, ठीक है, इन सब लोगों ने स्टडी की थी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स पे। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था, स्टेज वन है ये हमारी, ठीक है, जो इनिशियल स्टेज है बिल्कुल। एरिस्टोटल ने क्या किया, 150 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, यानी 150 स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, अलग अलग कंट्रीज के जो है आपस में कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया, देखा कि क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिसिमिलैरिटीज है, क्या क्या चीजें जो है मैच हो रही है, क्या मैच नहीं हो रही, क्या जो है दूसरा जो नेशन है वो डिफरेंट, क्या उसकी नेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिफरेंट है, और क्या जो दूसरे नेशन है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस है, क्या डिफरेंसेस है, उनको क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस इन द टर्म्स इनकी, गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के में लेवल में क्लासिफाई किया। जैसे कि कहाँ पे जो है राइट्स ज्यादा दिए जा रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे लोगों को फ्रीडम ज्यादा है, कहाँ पे लोगों के हाथ में भी पावर है, कहाँ पे जो लोगों के हाथों में पावर नहीं है। जो है सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, सिर्फ सिंगल पर्सन के हाथ में पावर है, खुद ही वो जो है सब चीज जो है देख रहे हैं, लोगों के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें कोई मतलब नहीं है। इस टाइप से जो है गुड गवर्नेंस एंड बैड गवर्नेंस में क्या क्या क्लासिफाई किया। स्टेज सेकंड थी 18th और 19th सेंचुरी की, ठीक है, पीरियड जब लिबरलिज्म इमर्ज हो रहा था एज आइडियोलॉजी, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज एंजॉय डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। लिबरलिज्म इमर्ज हो रहा था एज आइडियोलॉजी, और ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी ना वो क्या करती, डोमिनेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंजॉय करती, मैंने आपको बताया था।
ठीक है। रेस्ट ऑफ द एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, जो बाकी जो एरियाज थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ये या तो कॉलोनी थे किसी ना किसी की, ठीक है, जैसे डच वगैरह ये सब, इन्होंने क्या बनाया था, कॉलोनी बनाया था, एक्स कॉलोनी। इंडिया भी क्या रहा है, कॉलोनी रहा है, किसकी रहा है, ब्रिटेन की, है ना, रहा है ना इंडिया भी कॉलोनी ब्रिटेन की। ब्रिटेन की जो है इंडिया कॉलोनी रह चुका है। तो इस टाइप से क्या थी, ये जो रेस्ट ऑफ पार्ट से क्या थे, कॉलोनी से, इसलिए इस वजह से इनका क्या डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। और जो यूरोपियन कंट्रीज थी जो डेवलप हो चुकी थी ऑलरेडी, ये कहती डोमिनेंस जमा, डोमिनेंस जो है इनका ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ था। और ये अपने आगे मतलब ये कंट्री जो है अपने आप को जो है मानती थी कि हाँ हम भाई जो है एकदम डेवलप्ड है, अब हमारी में किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है। स्टडीज जो थी यूरोसेंट्रिक थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, 1945 के बाद फॉर्मल वे में इमर्ज हुई स्टडीज। कैसे फॉर्मल वे में इमर्ज हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है ना, डेमोक्रेसी एज अ अप्रोच जो है सामने आई। डेमोक्रेसी जो है कि जो है लोगों ने डिमांड करी कि जो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद चुनेंगे। जब डेमोक्रेसी इन डिमांड आई तो क्या हुआ, जो ये जो डेमोक्रेसी डिमांड में आई तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में न्यू वे ये देखने को मिला कि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है ना बहुत ज्यादा होने लगा। और जब एक जगह डेमोक्रेसी आई तो जब दूसरा नेशन उसको देगी, जो दूसरा स्टेट है, दूसरा नेशन है, दूसरी कंट्री जो है उसको देगी, तो उन लोगों को भी राइट्स के बारे में पता चलेगा कि हाँ भाई हमारे पास भी ये राइट्स हैं, हमें भी इसकी डिमांड अपनी स्टेट से करनी चाहिए। तो जगह जगह जब डेमोक्रेसी फैलने लगी तो लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। नेचर, अब हम देखेंगे नेचर क्या था इसका, एम्पेरिकल अप्रोच थी, ठीक है, साइंटिफिक एम्पेरिकल अप्रोच की तरफ शिफ्ट हो गए थे हम, साइंटिफिक एनालिटिकल यानी एनालिसिस पे शिफ्ट हो गए थे हम, यानी कि साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, मतलब फैक्ट से काम नहीं चलेगा, अब चीजें वो है साइंटिफिकली प्रूवन होनी चाहिए, यानी सिर्फ थ्योरीज से काम नहीं चलेगा, अब चीजों को साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा आपको, कोई जो भी स्कॉलर्स होते थे। इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर आया, यानी पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ पॉलिटिकल व्यू देख रहे थे, ठीक है, हर चीज में, यानी सोसाइटी से कोई मतलब नहीं था, इकोनॉमिक्स से कोई मतलब नहीं था। अब देखो सोसाइटी का तो हमने देख लिया, अब इकोनॉमिक्स से कैसे मतलब नहीं था, जैसे अब देखो क्या होता है, डाटा, डाटा इकोनॉमिक्स में क्या आता है, बेसिकली डाटा आता है। अब आप मान लो इंडिया में जो है हम देखेंगे कि वोटिंग राइट क्या है, 18 से वोटिंग राइट हमें मिल जाते हैं, तो अदर कंट्रीज में कब, अब हम क्या कंपेयर करेंगे कि अदर कंट्री में कब से क्या एज है जिससे राइट मिल रहा है, इसका पूरा डाटा, ठीक है, कि हमारी कंट्री में कौन सी एज से लोग वोट करने जा रहे हैं, 18 से। मैन और वुमेन बोथ अलाउड है ना, मैन और वुमेन दोनों, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। तो अब हम कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्री में इनइक्वालिटी है या नहीं है, वहां पे इनइक्वालिटी है या नहीं है, या वहां पे इक्वालिटी है, यानी कि मैन और वुमेन दोनों को वोटिंग राइट्स हैं, या सिर्फ मैन को ही वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। तो इन सब का कंपैरिजन, यानी इंटरडिसिप्लिनरी से मतलब है कि और भी जो सब्जेक्ट्स है ना वो भी ऐड हो गए थे, यानी इकोनॉमिक्स भी ऐड हो गई थी, सोशियोलॉजी भी ऐड हो गई थी, स्ट्रेस ऑन स्टडी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। और क्या करने लगे थे हम, डेवलपिंग कंट्रीज की स्टडीज, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करने पे स्ट्रेस देने लगे थे। पोस्ट बिहेवियरलिज्म क्या था, डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरलिज्म मूवमेंट की कुछ स्टडीज दी हैं। पोस्ट बिहेवियरिज्म मूवमेंट आया, व्हाट स्टडीज मैटर मोर देन हाउ इट इज। इस मूवमेंट में जो क्या है, लोगों ने डिमांड करी कि हमें जो है स्टडी, व्हाट इज स्टडीड, यानी कि हमें जो है क्या है से मतलब है, मतलब क्या जो स्टडी, क्या, ठीक है, व्हाट स्टडी मैटर मोर देन हाउ इट इज, यानी कि स्टडीज मैटर करने लगी थी। देखो पोस्ट फेलिज्म में ना, डेविड ईस्टन ने पोस्ट फेलिज्म मूवमेंट जब हुआ था तो उनसे कुछ उन्होंने जो है पॉइंट्स जो है दिए, स्टडीज दिए, मतलब उसको हमें पढ़ना है, व्हाट इज स्टडीज मैटर मोर देन हाउ इट इज। उन्होंने बताया कि जो है स्टडी क्या होनी चाहिए से ज्यादा लोग किस चीज पे स्टडी देंगे, कि स्टडी क्या है, क्या क्या फैक्ट्स है, मतलब कैसे हो रहा है, इस चीज पे लोग ज्यादा स्टडी, जो ज्यादा जो है एम्फेसिस देने लगे थे, रेदर देन कि कैसे होना चाहिए। पहले क्या करते थे स्कॉलर्स की, वो जब अपनी थ्योरी देते तो वो इस चीज पे ज्यादा जो है एम्फेसिस देते थे कि क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मतलब फ्यूचर पे कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए। पर लोग जो क्या डिमांड कर रहे थे, ये डिमांड कर रहे थे क्या चीज है, अभी जो है उस चीज पे जो है स्ट्रेस देने लगे थे। मिड 20th सेंचुरी बिहेवियर रेवोल्यूशन, मूविंग अवे फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एनालिसिस टू फोकस ऑन इंडिविजुअल ग्रुप बिहेवियर। 20th सेंचुरी से क्या होने लगा, बिहेवियरल रेवोल्यूशन आ गया। लोग क्या होने लगे,
शिफ्ट होने लगे इंस्टीट्यूशन एनालिसिस से किस पर, इंडिविजुअल ग्रुप बिहेवियर पर। यानी कि खाली पॉलिटिकली चीजें ना पढ़कर जो ग्रुप बिहेवियर है, जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन है, उस चीज पर जो है क्या करने लगे, एम्फेसिस देने लगे थे। मोर साइंटिफिक यूजिंग सर्वे डाटा स्टैटिस्टिकल मेथड केस स्टडीज टू एनालाइज पॉलिटिकल बिहेवियर पब्लिक ओपिनियन। क्या होने लगे, साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाने लगे थे, यानी डाटा का यूज किया जाने लगा था, ठीक है। केस स्टडीज यूज किए जाने, पर्टिकुलर केसेस को जो है स्टडी किए जाने लगा था पॉलिटिकल बिहेवियर देखने के लिए, लोगों का बिहेवियर देखने के लिए कि क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या पब्लिक ओपिनियन है, लोगों का क्या ओपिनियन है। द लेट 20th सेंचुरी ग्लोबलाइजेशन इमर्जिंग टाइम। देखो ग्लोबलाइजेशन आया था, ठीक है। 20th सेंचुरी में जब ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या था, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। जब अपनी इकोनॉमी ठीक है, इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, कल्चर, हर चीज को जो हम बाहर से वर्ल्ड से लिंक कर देते हैं उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अर्ली 20th सेंचुरी डोमिनेटेड ऑल इंस्टीट्यूशनलिज्म। जो स्टार्टिंग थी 20th सेंचुरी की, वो किस चीज से डोमिनेटेड थी, ऑल इंस्टीट्यूशनलिज्म से। ऑल इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या था, जहाँ पे स्कॉलर्स एम्फेसाइज कर रहे थे फॉर्मल स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर पे। यानी कि स्कॉलर क्या पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे गवर्नमेंट का, और कॉन्स्टिट्यूशन पर ही जो है एम्फेसिस दे रहे थे, यानी कि स्ट्रेस दे रहे थे। सिर्फ इन्हीं चीजों की स्टडीज हो रही थी। फोकस डिस्क्रिप्टिव rather देन हाउ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज। डिस्क्रिप्टिव यानी कि थ्योरीज ही दिए जा रहे थे कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, बल्कि वो ये नहीं स्टडी कर रहे थे कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे बनी, कैसे ऑर्गेनाइज की, लेजिस्लेचर कैसे बनी, एग्जीक्यूटिव कैसे बनी, जुडिशरी कैसे बनी, क्या इनके रोल्स हैं, ठीक है। क्या इन इन तीनों चीज में पब्लिक का क्या कंट्रीब्यूशन है, कि लेजिस्लेचर बनने में क्या पब्लिक का, जैसे इंडिया में क्या होता है, लेजिस्लेचर बनने में क्या पब्लिक का कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक वोट करती है, पब्लिक खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, प्राइम मिनिस्टर चुनती है, प्राइम मिनिस्टर ही तो बाद में हर सब चीजें करता है। प्राइम मिनिस्टर भी किस चीज कौन चुनता है, प्रेसिडेंट चुनता है, प्रेसिडेंट बल्कि हमारे इंडिया में इनडायरेक्टली जो इलेक्ट होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को बनाने में जो है जो पब्लिक है उसका क्या इनडायरेक्टली रोल होता है, डायरेक्टली रोल नहीं होता, बल्कि प्राइम मिनिस्टर को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली चूज करते हैं। न्यो इंस्टीट्यूशनलिज्म। अब न्यो इंस्टीट्यूशनलिज्म का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की स्टडीज, ठीक है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मैंने आपको पहले बताया क्या होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब। रिवाइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म 1918 नॉन एज न्यू रिवाइवल, इंस्टीट्यूशनलिज्म का यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का फिर से स्टडी होना को हम क्या कहते हैं, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म कहते हैं, फोकस्ड। पर इसमें क्या हुआ, पहले हम क्या पढ़ रहे थे, खाली फॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, ठीक है, सिर्फ फॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ते थे, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पर इसमें क्या हमने इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन को भी ऐड ऑन किया। इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, जैसे कि अदर, जैसे एनजीओ हो गए, ठीक है, एनजीओ हो गए, ठीक है, सोशल ग्रुप्स हो गए, एनजीओ वगैरह को भी जो है ऐड किया गया। खाली जब हम फॉर्मल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ओल्ड। न्यू पढ़ेंगे तो उसमें एनजीओ, सोशल ग्रुप्स, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स, सब चीज, सिविल सोसाइटी, ये सब किस में आते हैं, न्यू 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 इंस्टीट्यूशनलिज्म में। मम्मी कर दी गड़बड़, कर दी, आ गई बीच में। देखो नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, अब ग्लोबलाइजेशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हम देखेंगे। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू द इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन द पॉलिटिकल स्पेयर। जब पॉलिटिकल स्पेयर पे क्या ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट हुआ ये हम देखेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब हमने देखो, जब हम अपने पॉलिटी को भी जो है बाहर वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास चली जाती है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हमने देखा था कि कैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी, बहुत सारी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी, ठीक है, यूएनओ बना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, ठीक है। तो कैसे डिसीजन मेकिंग पावर जो है किसके हाथों में जा रही है, वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ में जा रही है। यानी कि पहले क्या होता था, अगर मान लो हमारे जो देश के डिसीजन है वो कौन लेगा, जिसको हम, यार अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो कौन लेगा, प्राइम मिनिस्टर लेगा, ठीक है। या दूसरे देश में कहीं डेमोक्रेसी तो वहां पे प्रेसिडेंट होता है तो वो प्रेसिडेंट लेगा। मान लो मोनार्की है तो कौन लेगा, किंग लेगा। बट अगर अब जो है डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो रही थी, शिफ्ट हो रही थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, सोवरेनिटी का ट्रांसफर होता है। सोवरेनिटी का मतलब वही होता है सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, ठीक है। वर्ल्ड सेंट्रिक ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नमेंट गवर्नेंस आ रहा था, सिर्फ मतलब या तो इसमें अब हम खाली यूरोपियन कंट्रीज के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो कंट्रीज है सब, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे वो अंडर डेवलप्ड हो, सब कंट्रीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, यानी ग्लोबल गवर्नेंस हमें देखने को मिल रहा था। सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेटाइजेशन। अब सिविल सोसाइटी क्या होता है, सिविल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, सिविल सोसाइटी का देखो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो ये होता है कि देखो जब जो स्टेट होती है, ठीक है, स्टेट से अगर हमें कुछ डिमांड
देखो लास्ट है हमारा सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। देखो बेसिक एग्जांपल समझते हैं, अगर हमें स्टेट से कुछ डिमांड करना है तो हम कैसे करेंगे, अगर कॉमन पब्लिक को कुछ स्टेट से डिमांड करना है तो वो कैसे करेगी। तो इसी चीज के लिए क्या सिविल सोसाइटी बनाई जाती है, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। इन लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं अपना, सोसाइटी क्रिएट करते हैं स्टेट से कुछ भी डिमांड करने के लिए। देखो जैसे बहुत सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, पीआईएल लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तीसरी चीज जैसे लेबर लॉज वगैरह, ठीक है, चाइल्ड लेबर पे बैन, ये सब चीजें कहाँ से आई, किसी ने तो इस इशू को रेज किया होगा ना गवर्नमेंट के सामने, कि हाँ हमें ये चीजें गलत हो रही हैं, ठीक है, राइट टू एजुकेशन होना चाहिए लोगों को, जो चाइल्ड लेबर है नहीं होना चाहिए, बच्चों से 14 की एज से पहले बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, उन्हें अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। ये सब जो इश्यूज है इनके बारे में किसी न किसी ने तो जो है मतलब स्टेट से बात कही होगी ना, तो ये सिविल सोसाइटी जो है हमें हेल्प करती है डिमांड रखने में, ठीक है। और डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पे सिविल सोसाइटीज का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इससे जो है पब्लिक ओपिनियन है ना वो भी हमें देखने, पब्लिक ओपिनियन का भी हमें पता चलता है। आपने वो देखा होगा एसिड बैन, एसिड बैन हुआ था, कब हुआ था, वो छपाक मूवी देखी है ना, उसने पीआईएल डाला था कोर्ट में, उसने पीआईएल डाला था तभी तो जो है एसिड बैन हुआ था। अभी भी मिलता है पर अब जो एसिड चाहिए तो आधार कार्ड दिखाना पड़ता है पहले, उतने हजार्डस एसिड नहीं मिलते जितने हजार्डस पहले एसिड मिला करते। तो इन सब चीजों में सिविल सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।